नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द ग्राउंड रिपोर्ट में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र। दोस्तों, नेपाल में जो कुछ हो रहा है उसको लेकर भारत में भी काफ़ी हलचल है और एक खौफ है, एक आशंका है कि कहीं इसकी आंच भारत तक तो नहीं पहुंचेगी। हालांकि ये वहाँ का आंतरिक मैटर है, लेकिन भारत और पाकिस्तान के बीच सीमाएं जिस तरीके से बिल्कुल स्वतंत्र हैं और आवाजाही बहुत मुश्किल नहीं है। हालांकि पिछले कुछ समय में इसमें बड़े बदलाव आए हैं और भारत और नेपाल के रिश्तों में भी काफ़ी बदलाव देखा गया है। बावजूद इसके किसी और देश की तुलना में नेपाल के साथ जो सीमा का बंटवारा है या सीमांकन है उसको पार करना बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होता है। तो क्या उसकी आंच यहाँ आएगी? और उत्तर प्रदेश के जो सीमावर्ती ज़िले हैं, 8 ज़िले, वहाँ पर चौकसी भी बरती गई है क्योंकि किसी भी स्थिति पर नज़र रखी जानी है। केंद्र सरकार कह चुकी है कि स्थिति पर नज़र रखे हुए हैं, लेकिन पहले श्रीलंका में, उसके बाद बांग्लादेश में और अब नेपाल में जिस तरीके की घटनाएं हो रही हैं, यानी यहाँ पर आम जनता का आक्रोश, युवाओं का आक्रोश, बेरोजगारी, महंगाई और सरकार, सत्ता में बैठे लोगों के भ्रष्टाचार, इन सारी चीज़ों ने कैसे वहाँ की सत्तारूढ़ पार्टियों को, सरकारों को उखाड़ फेंका, वो हम लोगों ने देखा है। और नेपाल में तो जिस तरह की घटनाएं हुई हैं वो और भी ज़्यादा भयाक्रांत करने वाली हैं, भयावह है, क्योंकि वहाँ पर सत्ता के जितने प्रतीक थे, शासन के जितने प्रतीक थे, उन सारे प्रतीकों को आग के हवाले कर दिया गया, यानी नष्ट कर दिया गया, तहस नहस कर दिया गया। संसद भवन को, सुप्रीम कोर्ट को, और जो कुछ हुआ वो हम लोग देख रहे हैं। हालांकि अब वहाँ पर एक सेना ने सारा मोर्चा संभाल लिया है और सुशीला कार्की जो देश की चीफ जस्टिस रह चुकी हैं, उनके नेतृत्व में अब सरकार गठन की कोशिशें हो रही हैं। लेकिन भारत में जो आशंकाएं जताई जा रही हैं वो ये कहा जा रहा है कि क्या भारत में भी ऐसी स्थिति आ सकती है। हालांकि एक बात है, भारत में लोकतंत्र की जड़ें बेहद गंभीर हैं। भारत में लोकतंत्र की जड़ें इतनी खोखली नहीं है या इतनी वो कमज़ोर नहीं है कि यहाँ इस तरह की स्थिति आएगी। और ये केवल कहने वाली बात नहीं है, ये बात सीधे हमारे संविधान में जाती है। देश को जिस तरीके से आज़ादी मिली है, जिस तरह से हमारा संविधान बना है, एक एक जो आर्टिकल हैं, एक एक क्लॉज हैं, उन पर लंबी बहसें हुई हैं। लचीला संविधान है। जितने भी यहाँ पर सत्ता के अंग हैं, संवैधानिक संस्थाएं हैं, हर संस्था के साथ चेक्स एंड बैलेंसेस लगे हुए हैं। यानी कोई भी संस्था मनमाने तरीके से काम नहीं कर सकती है। उसकी निगरानी के लिए संप्रभुता भी दी गई है, यानी उसको स्वायत्तता भी दी गई है, लेकिन उसकी निगरानी भी रखी गई है, चाहे वो पार्लियामेंट ही क्यों ना हो। संसद भी कोई ऐसा कानून अगर बहुमत के अहंकार में बना देती है, उस कानून को रद्द करने की पावर भी सुप्रीम कोर्ट को दी हुई है। ये सारी चीज़ें, तो यहाँ पर लोकतंत्र की जड़ें गहरी हैं। जो संविधान हमारा बनाया गया है, उस संविधान में इतनी मजबूती है और उस संविधान के जो दरवाजे हैं वो इतने ज़्यादा खुले भी हैं और बंद भी हैं कि वो किसी भी संस्था को मनमानी करने की छूट नहीं देते हैं इतनी आसानी से। इसीलिए बार बार संविधान को बचाने की बात होती है। पिछले कुछ सालों में जिस तरह से संवैधानिक संस्थाओं का क्षरण हुआ है, उन पर इसीलिए चिंता जताई जाती है कि अगर इन्हें हाईजैक कर लिया गया और ये संस्थाएं सरकार से मिलकर सरकार के लिए काम करने लगेंगी, तो फिर यहाँ भी लोकतंत्र की जड़ें उसी तरीके से कमज़ोर हो जाएंगी और फिर उसका परिणाम इसी तरह की अराजकता तक भी ले जा सकता है। तो ये डर तो ज़रूर है, लेकिन वास्तव में हमें डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारे देश में लोकतंत्र की जड़ें काफ़ी गहरी हैं। पर एक बात और आपको बताएं, एक कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं, आप लोग भी टेलीविज़न चैनलों पर उनको अक्सर देखते होंगे, सुरेंद्र राजपूत, काफ़ी अच्छा बोलते हैं, तर्कों के साथ अपनी बात रखते हैं, दूसरों को सुनते भी हैं, सोशल मीडिया पर लिखते भी हैं, काफ़ी एक्टिव रहते हैं। उन्होंने कल एक लेख लिखा है सोशल मीडिया पर ही। अब पता नहीं वो कहीं छपा भी है या नहीं छपा है, इसकी मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया पर मैंने उनको पढ़ा और अक्सर उनसे बातचीत भी होती है। उन्होंने सीधे तौर पर लिखा है कि भारत में ये कोशिशें, यहाँ पर आशंकाएं जताई जा रही हैं कि क्या ऐसी स्थिति आ सकती है। उनका सीधे तौर पर कहना है कि ऐसी स्थिति आ सकती है नहीं,
ऐसी स्थिति आ चुकी है। उन्होंने 2012-13 की घटनाओं का जिक्र किया है, आज से 12 साल 13 साल पहले की घटनाओं का आप भी याद करिए, जब देश में अन्ना आंदोलन चल रहा था भ्रष्टाचार के खिलाफ, उस समय की सरकारों के खिलाफ, जिनमें केंद्र सरकार भी थी, तमाम राज्यों की सरकारें थीं, उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के बड़े आरोप लगाकर एक बड़ा आंदोलन तैयार किया गया था। वो हम लोगों ने देखा और उसी की चर्चा करते हुए सुरेंद्र राजपूत लिखते हैं कि जब विदेशी ताकतों की साजिश में हमारी सरकार को अस्थिर किया गया था 2012-13 में, तो उस समय ये स्थिति आ चुकी थी। बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका जैसी अराजकता वाली स्थिति को हम पहले ही भुगत चुके हैं, ये लिख रहे हैं सुरेंद्र राजपूत। और वही बात कह रहे हैं कि आप 2012-13 को याद कीजिए, इंडिया अगेंस्ट करप्शन का बैनर, ये जो उन्होंने लिखा है बिल्कुल वही मैं आपको पढ़कर बता रहा हूं कि इंडिया अगेंस्ट करप्शन का बैनर और चीखती चिल्लाती भीड़ सरकार को पैदल करने पर आमादा थी। आपको याद है उस समय यूपीए सरकार थी, यानी संपर्क की संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार, जिसके प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। और आगे लिखते हो कि जिस तरह नेपाल बंगाल की भीड़ के पास कोई विचार नहीं था, यानी नेपाल और बांग्लादेश में का जिक्र कर रहे हैं, उसी तरह इंडिया अगेंस्ट करप्शन के नीचे बैठे लोग विचार शून्य थे। उस वक्त भी भयंकर हिंसा और अराजकता फैलती अगर सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह का नेतृत्व न होता। कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, इसलिए वो ये बात लिख रहे हैं, ये हम समझ सकते हैं, लेकिन जो बात लिख रहे हैं उसमें दम है और तमाम चीज़ों के गवाह हम लोग भी हैं। और उसके बाद जो स्थितियां बनी हैं वो तो पूरी दुनिया ने देखा है। खैर, अभी मैं जो सुरेंद्र राजपूत आगे लिख रहे हैं उसका जिक्र कर रहा हूं कि जनरल वीके सिंह के नेतृत्व में सरकार के खिलाफ सेना की टुकड़ी की मोर्चेबंदी हो रही थी। सभी बड़े लीडर निशाने पर थे। साजिश तो यहां तक थी कि जो युवाओं की भीड़ आई है, इन पर गोली चला दी जाए। अब रामलीला मैदान में लोग डटे हुए थे, उसके बाद फिर जाकर राजघाट पर कई दिनों तक प्रदर्शन होते रहे, वहां पर मंच पूरा सज गया था। और आप ये देखिए कि इस आंदोलन को पूरी तरीके से लोकतांत्रिक तरीके से जब तक ये आंदोलन चल रहा था, उस समय की सरकार ने पूरी इसको छूट दे रखी थी। कहीं उसको रोकने की कोशिश नहीं की गई, लाठी नहीं चलाई गई और आंसू गैस के गोले नहीं छोड़े गए। आंदोलन चल रहा था और पूरा देश फिर एक तरीके से आंदोलित हो गया था। ये उस समय की बात है, 12-13 की बात है। तो सुरेंद्र राजपूत लिखते हैं कि साजिश तो यहाँ तक थी कि जो युवाओं की भीड़ आई है, इस पर गोली चला दी जाए ताकि सरकार के खिलाफ आक्रोश बढ़े। याद कीजिए जब रामदेव ने शलवार जंपर पहनकर भागने की नौटंकी की थी, ये सुरेंद्र राजपूत के शब्द हैं। वो चाहता था कि गोली चले, यानी वो बाबा रामदेव की बात कर रहे हैं। वो चाहता था कि गोली चले, युवा मरें और सत्ता रक्त रंजित हो, मगर दूरंदेश सोनिया जी ने इस पर पानी फेर दिया। मनमोहन जी के घर जाकर ये जिक्र कर रहे हैं सुरेंद्र राजपूत कि मनमोहन जी के घर जाकर सोनिया जी ने स्पष्ट संदेश दिया कि सरकार भले चली जाए, गोली नहीं चलनी चाहिए। ये युवा हमारे हैं, इन्हें नहीं पता कि ये क्या कर रहे हैं, इनका इस्तेमाल हो रहा है, ये इस्तेमाल आगे शोषण में बदल जाएगा, मगर फिर भी इन पर गोली नहीं चलनी चाहिए। तो आप देखिए कि जिस तरीके से युवा आंदोलित है, अब नेपाल में ही, अब ये युवा हैं, अब ये किसी के हाथ की कठपुतली हैं, कौन इनके आंदोलन को हवा दे रहा है। लेकिन ये बात है कि वहाँ की सरकारों के खिलाफ ये आंदोलन खड़ा हुआ है, वो दिखाई पड़ रहा है, उसके बहुत सारे कारण हैं। लेकिन जिस 12-13 की घटना का जिक्र कर रहे हैं सुरेंद्र राजपूत, तो इसका मतलब कि उस तरह की कैसी तैयारियां हो रही थी। अन्ना आंदोलन को एक भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन के प्रतीक के तौर पर गढ़ा गया, आकर उनको बैठा दिया गया। उसके बाद आप देखिए अन्ना हजारे साहब कहीं दिखाई नहीं पड़ते। वो स्वस्थ हैं अपने गांव में, रालेगढ़ सिद्धि गांव में महाराष्ट्र में, वहाँ स्वस्थ हैं। बीच बीच में उनकी कुछ तस्वीरें और उनके कुछ बयान आ जाते हैं, लेकिन अब ना उन्हें कहीं पर कोई गलत चीज़ें दिखाई पड़ती हैं, भ्रष्टाचार नहीं दिखता है, न कहीं कहीं पर कानून व्यवस्था की स्थिति खराब दिखती है। अब उनके लिए सारी चीज़ें बिल्कुल ठीक है। ये कहा जाता है कि उनको तैयार किया गया था एक प्रतीक के रूप में। उसके बाद इंडिया अगेंस्ट करप्शन नाम की संस्था
और ये सारी चीज़ें, लेकिन इसका जो सबसे गंभीर पहलू है वो ये है कि कैसे सेना को भी इसमें शामिल करने की साजिश की गई थी। उस समय एक रिपोर्ट छपी थी एक अंग्रेज़ी अखबार में, और बहुत चर्चित रिपोर्ट थी कि उस समय के सेनाध्यक्ष जो थे जनरल वीके सिंह, जो बाद में भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़े, मिनिस्टर भी रहे, उसके बाद फिर भारतीय जनता पार्टी ने उनको टिकट नहीं दिया, लेकिन इस समय वो राज्यपाल हैं, उनको उनके नेतृत्व में सेना की 2 टुकड़ियां दिल्ली की ओर कूच कर रही थी। अब ये विद्रोह के लिए था या क्या था, ये चीज़ें स्पष्ट नहीं हो पाई। बाद में मिनिस्टर बनने के बाद जनरल वीके सिंह ने इन सारी बातों को, खबरों का उन्होंने खंडन भी किया, लेकिन अखबार ने तमाम दस्तावेज़ों और प्रमाणों के आधार पर इस चीज़ को छापा था, यह अखबार ने खबर छापी थी। तो ये इस तरह की स्थिति उस समय बन रही थी। अच्छा, ये सारा कुछ एक षड्यंत्र के तहत हो रहा था। इस बात की पुष्टि इससे होती है कि उस दौर के लोगों का पहला मकसद ये था कि कैसे सरकार को हटाया जाए। उस समय की यूपीए सरकार को, मनमोहन सिंह को पदच्युत किया जाए, उनके पद से हटाया जाए, सरकार को हटाया जाए, और दूसरे उस बीजेपी को, भारतीय जनता पार्टी को और उसके सहयोगियों को सत्ता में लाया जाए। अब आप देखिए कि जितने लोग हैं, इस बात को सुरेंद्र राजपूत भी आगे लिख रहे हैं कि ये सारे उस समय के जितने आंदोलनकारी थे वो ज़्यादातर फिर लाभार्थी हुए, सबको कुछ न कुछ मिला। अन्ना हजारे तो प्रतीक ही थे, उनको तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बनाना नहीं था और ना ही किसी ने कहा होगा, कोई ऐसा आश्वासन दिया होगा, लेकिन बाकी लोग उस आंदोलन में जुड़े हुए थे, चाहे इंडिया अगेंस्ट करप्शन के लोग हो, यानी अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और उनकी पूरी टीम। उन्होंने तो दिल्ली में बाकायदा एक पार्टी ही बना दी। पिछले 13 साल से सत्ता सुख, उन्होंने 12-13 साल सत्ता सुख भोगा। मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने क्या कुछ किया। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कैसे उस आंदोलन के तमाम लोगों को एकोमोडेट किया गया, चाहे वो किरण बेदी हो, चाहे वो जनरल वीके सिंह हो, और भी जो लोग हो। हालांकि उसमें कुछ छट भी गए, तमाम ऐसे लोग थे जो आम आदमी पार्टी ज्वाइन किए और बाद में आम आदमी पार्टी पर पूरी तरह से अरविंद केजरीवाल ने अपना कब्जा जमा लिया और बहुत सारे लोगों को साइडलाइन कर दिया। लेकिन पूरा का पूरा ये सत्ता का खेल था, और सत्ता से बेदखल करके और नई सत्ता को कायम करना, जिसमें वो मकसद में कामयाब रहे। इसी बात को लिखा है सुरेंद्र राजपूत ने कि म्यांमार, पाकिस्तान, लंका, बांग्लादेश और जो नेपाल में हुआ वो भारत में 2012-13 में ही हो चुका था। जनता के लिए काम करने वाली लोकतांत्रिक मूल्यों की सरकार को बदनाम किया गया। मनमोहन सिंह की आर्थिक प्रगति को उस वक्त रोका गया। आज तक आर्थिक मामला स्थिर नहीं हो सका है। उस दिन से आज तक रोज रुपए की कीमत गिर रही है। ये सारी बातें वो लिख रहे हैं, और उनका यही कहना है कि कैसे इस पूरे मामले में जो लोग उसमें शामिल थे उनको किस तरीके से फ़ायदा मिला बाद में। और लिखते हैं कि जो आगे है उनका कि देश को इस समय गंभीर होकर सोचना होगा। सोनिया जी और मनमोहन सिंह का कृतज्ञ होना होगा कि उन्होंने सरकार तो गंवा दी, मगर देश की जनता को हिंसा और अराजक होने नहीं दिया। देश की जनता को, खास तौर पर युवाओं को अराजक होने से रोक दिया। ये उनकी बड़ी उपलब्धि थी। भले ही उनकी सरकार चली गई, सरकार जाने के बाद फिर 2-2 बार उनकी सत्ता में वापसी नहीं हुई, तीसरी बार भी वापसी होते होते रह गई, लेकिन उन्होंने उस स्थिति को स्वीकार कर लिया कि हम सत्ता से भले बेदखल हो जाएं, लेकिन देश को ऐसी अराजकता में नहीं धकेलने देंगे। जब तक उसको रोकने की कोशिश होगी हम करेंगे। और इस दौरान उन लोगों से लगातार वार्ताएं भी होती रही, ये जानते हुए कि ये बड़ा षड्यंत्र है, इसमें न केवल देश के भीतर के लोगों का एक मिला जुला षड्यंत्र है, बल्कि इसमें और भी लोग हो सकते हैं। इन सब के बावजूद चूंकि देश की जनता वो आंदोलन कर रही थी, उनके साथ बाकायदा बातचीत हो रही थी, विचार विमर्श हो रहा था, उनकी मांगें मानी जा रही थी, उन पर विचार किया जा रहा था, यानी जो लोकतांत्रिक तरीके से अधिकार जनता का था वो उसका इस्तेमाल कर रही थी, और सरकार का जो दायित्व था कि उसको सुनना चाहिए, ऐसा नहीं कि उसको खदेड़ देना चाहिए, वहाँ से सरकार अपने दायित्व को निभा रही थी। इस बात का वो जिक्र कर रहे हैं। और आगे लिखते भी हैं कि ये इसलिए याद दिला रहे हैं क्योंकि अराजकता की सत्ता पाए लाभार्थी ये आरोप लगा रहे हैं कि सतर्क रहो, पड़ोस जैसा यहाँ भी हो सकता है।
अरे भाई, यहां तो पहले ही हो चुका है। राहुल और कांग्रेस तो इसके पीड़ित हैं। और कि यही है कि उसके बाद उन्होंने बहुत सारी चीज़ें लिखी है। आखिर में लिखते हैं कि यही वजह है कि सोनिया गांधी मनमोहन सिंह का सम्मान वापस हुआ, कांग्रेस पर भरोसा लौटा और राहुल गांधी से उम्मीद बंधी। सच उजागर हुआ, षड्यंत्रकारी पहचाने जा रहे हैं, वोट चोरी पकड़ी जा रही है, लोकतंत्र और संविधान का राज वापस लाने की कवायद जारी है। ये सुरेंद्र राजपूत का है। लेकिन इसमें हम एक बात और कहना चाहेंगे कि भ्रष्टाचार के आरोप जिस तरीके से लगे थे, जिनके ऊपर लगे थे, उस समय एक और बड़ा चर्चित नाम था। उनका नाम है विनोद राय। उस समय के सीएजी हुआ करते थे, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। देश भर के अकाउंट को जानने समझने की, उसको जांचने परखने की पावर जिसके पास होती है, जिसका काम होता है, उनकी तरफ से तमाम प्रिजम्पटिव लॉस के नाम पर यह कहा गया कि 2G घोटाला हुआ है, कॉमनवेल्थ घोटाला हुआ है। यानी भ्रष्टाचार के उन आरोपों को आगे बढ़ाने में उनका भी बड़ा योगदान था। उनके तथ्यों को, जो उन्होंने एक गलत तरीके से तथ्यों को रखा, उस तथ्य का इस्तेमाल करके जो उस समय का विपक्ष था, उसने पूरे सरकार में लोगों को भ्रष्ट बना दिया। मनमोहन सिंह जैसे व्यक्ति को भ्रष्ट बना दिया, दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित को भ्रष्ट बना दिया। दिलचस्प बात यह है कि इन किसी भी मामले में, सारे मामले अदालतों से खारिज हो गए, किसी मामले में किसी के पास कोई सबूत नहीं रहा, लेकिन आज भी उसका जिक्र करके राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश होती है। क्योंकि अगर कुछ रहा होता तो किसी को सजा मिलती। जिन लोगों के खिलाफ आरोप लगाए गए, वो कहते रहे कि हमारे ऊपर आप आरोप जो लगाए थे, आप उनको साबित करिए। शीला दीक्षित चली गई, मनमोहन सिंह चले गए, दुनिया से ही चले गए, लेकिन कोई आरोप उनके ऊपर साबित नहीं हो पाया, चार्जशीट तक दाखिल नहीं हो पाई। लेकिन जो इसका एक रिजल्ट रहा, वो ये रहा कि सत्ता से उनको बेदखल कर दिया गया और सत्ता पाने की जो लालसा थी, जिसके लिए ये सब कुछ किया जा रहा था, सत्ता इनको मिल गई। तो ये बहुत एक महत्वपूर्ण बात है कि यहाँ भी उस तरह की स्थिति लाने की कोशिश की गई है। लेकिन अगर सरकारें जागरूक हों, सरकारें चैतन्य हों, सरकारें सही से काम कर रही हों, लोगों को पहचान रही हों, उनके पास तमाम इनपुट्स हों और सरकार चलाने का दमखम अगर हो, तो ऐसी स्थिति से भी निपटा जा सकता है। लेकिन दूसरी ओर लोकतंत्र की जड़ें जितनी गंभीर हैं, उस गंभीरता की वजह से भी हमारे यहाँ ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं होने पाएगी। लेकिन अगर उन जड़ों को ही खोखला करने की कोशिश की जाएगी, तो यहाँ भी कभी भी कुछ हो सकता है, इनकार नहीं किया जा सकता। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, एक नए मुद्दे के साथ। द ग्राउंड रिपोर्ट के यूट्यूब चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर कर लें। हमारे वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें और अपने सुझाव भी हमें ज़रूर भेजें।